तो मैं इस किताब को केवल जाति जनगणना की किताब नहीं मानूंगा, मैं इस किताब को इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन की तरह एक जरूरी किताब मानूंगा उत्तर भारत को, बल्कि मैं कहूंगा पूरे भारत को समझने के लिए। मैं इस किताब को एक पुल की तरह देखता हूं। जो फर्क है, जो भेद है एकेडमिक और जनवादी किताबों के बीच में, जनवादी लेखन के बीच में, इस तरह की किताबें उस गैप को फिल करने की कोशिश। इस किताब को पढ़ने के दौरान सबसे पहले जो चीज मुझे पसंद आई वो है इसकी भाषा, इसका अंदाजे बयां, इसकी स्टोरी टेलिंग, कहने का तरीका, सलीका। ये जनवादी किताबों की खासियत होती है। लेकिन ये किताब वो तरीका हम जैसे स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को एक तरीका भी बताती है कि आप अपने आंकड़ों को जनवादी तरीके से पेश कर सकते हैं। ये विभाजन जनवादी और एकेडमिक किताबों का ब्लर सा होता हुआ नजर आता है इन किताबों से गुजरने के बाद। तो मुझे लगता है कि जाति जनगणना का सवाल राष्ट्र निर्माण का सवाल, नेशन बिल्डिंग का सवाल है। इस किताब के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक हिस्सा वो है, और मैं पढ़ा तो मैं सच कहूं थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो गया। नाम मैं बोल रहा हूँ शिव बली राम, धर्मराज राम, कमलेश राम, राम प्यारे राम। ये चारों लोग दलित समाज से आने वाले लोग हैं, और इन लोगों ने अपनी शहादत इसलिए दी कि मंडल कमीशन लागू हो। मैं ओबीसी नेताओं का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आप कह सकते हैं ये तो उनके वर्ग की बात है, वर्गीय हितों की बात है, लेकिन इसमें कांसीराम क्यों लड़ाई लड़ रहे थे? लड़ाई केवल कांसीराम नहीं लड़ रहे थे, लड़ाई केवल रामविलास पासवान या ये चार दलित साथी नहीं लड़ रहे थे। पूरे देश भर में दलितों ने, दलित समाज के लोगों ने ओबीसी आरक्षण को लागू करने की खूनी लड़ाई लड़ी है। कई लोगों ने शहादत दी है। इस मंच से मैं उनको सलाम पेश करता हूं। मैं जो अखबार पढ़ता हूँ, मेरे टेबल पर द हिंदू अखबार आता है, इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ता हूँ। ये अखबार तो गांव का साधारण आदमी नहीं पढ़ता है। तो जातिवाद किनके दिमाग में अभी बसा हुआ है और कौन इसको गहराई से फॉलो कर रहे हैं? तो चांद पर जाना और मैट्रिमोनियल का पेज एक ही अखबार में प्रकाशित होना, मेरा ख्याल है कि इस बात को दर्शाता है कि हम किस दौर में जी रहे हैं। कम हो रही है। तो जनगणना सिर्फ आरक्षण का जरिया नहीं है। हम बार बार जनगणना को आरक्षण के साथ जोड़ देते हैं। ये किताब इस मिथ को भी तोड़ने की कोशिश कर रही है। एक बहुत प्रचलित सा मिथ है जिस पर अभी बात भी कर रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण। जनगणना अंग्रेजों की देन है, ऐसा लगता है, बल्कि मैं उस हिस्से को पढ़ना पसंद करूंगा। इस एक पैराग्राफ से वो मिथ धाराशायी हो जाता है, ताश के पत्ते की तरह। आप सुनिए, कुछ लोगों का मानना है कि अंग्रेजों के पहले भारत में कोई जातिवाद नहीं था। जब अंग्रेज भारत आए तो यह देखकर हैरान हो गए कि यहाँ सब इंसान एक समान है, ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा। वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज थी ही नहीं, तो जाति होने का सवाल ही नहीं, वर्ण जैसा कुछ था भी नहीं, तो केवल किताबों में, और वह भी कर्मणा। अंग्रेज भारत के जिस भी हिस्से में जाते वे देखते कि भारत में शूद्र एक वक्त का खाना ब्राह्मणों की थाली में खाते थे, दूसरे वक्त का खाना क्षत्रियों और वैश्यों की थाली में। इस किस्म की बातें लेखक करते हैं। मुझे लगता है कि साहित्य की दुनिया में हम लोग सटायर या व्यंग या कह लीजिए कि साधारण शब्दों में मजाक जिसको कहते हैं, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, और लेखक ने उस टेक्निक का इस्तेमाल करके उस मिथ को या कह लीजिए उस एस्टेब्लिशमेंट को पूरी तरह से ख़त्म किया। क्योंकि जाति जनगणना इस देश को खूबसूरत बनाने का नाम है, जाति जनगणना इस देश को मुकम्मल करने का नाम है, जाति जनगणना हकदारी की बात है, जाति जनगणना हकमारी के खिलाफ है। दक्षिण भारत के संदर्भ कम है, लेकिन फिर भी ये एक मुकम्मल किताब है जिससे हम आज़ादी के पहले से लेकर आज तक के सामाजिक इतिहास को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इन काली सदियों के सर से जब रात का अंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। शुक्रिया अनूर सर को, शुक्रिया। और आज के कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उस पूरी टीम को मैं शुक्रिया कहूँगा कि उन्होंने इतने देश के नामी गिरामी और आला मकाम रखने वाले वक्ताओं के बीच मेरी जगह बनाई। बल्कि मैं ये कहूँ कि मैं बोलने से ज़्यादा सुनने आया हूँ। अभी हम लोगों ने किताब के लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सुना, और आज की तारीख में पत्रकारिता के एक बहुत बड़े नाम, बल्कि ये कह लीजिए कि जिन आवाज़ों में अभी इकबाल कायम है या कि जिंदा है, उनमें से एक हमारे बीच बैठे हैं। मैं उनको सुनने के लिए आया हूँ। मैं शीतल पी सिंह सर को सुनने के लिए आया हूँ।
मैं अपने कॉलेज में कबीर पढ़ा रहा हूँ अभी एमए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, और अभी मेरे स्टडी टेबल पर एक किताब है, हिंद युग से प्रकाशित है, कबीर, और उस किताब के लेखक अभी हमारे बीच में हैं सुभाष सर। मैं शुक्रिया कहता हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं उन लोगों के बीच अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको पढ़कर, जिनके बोले हुए शब्दों को सुनकर मैं अपनी राय कायम करता हूँ। तो मेरे पास तो उनसे बेहतर राय नहीं होगी, ना मेरे पास वैसी भाषा है, लेकिन फिर भी एक साधारण पाठक के तौर पर जो मैं समझा इस किताब को पढ़ने के बाद, वो राय मैं आपसे साझा करने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर लक्ष्मण यादव इस किताब के लेखक, उनसे हमारा पुराना रिश्ता है। मैं उस रिश्ते पर बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि तकरीबन 1.5 दशक का हमारा साथ है। जब मैं हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तो भैया पीएचडी करते थे। उस दिन से हम लोग कई बार एक ही संगठन में काम किए, सड़कों की लड़ाई में शरीक हुए। अभी तरुण सर कह रहे थे ये बात, और कई साझी लड़ाइयाँ, कई साझी बहसों में जो बातें हम वहाँ किया करते थे, उन बहसों को मैं शुक्रिया कहूँगा इस मसले पर कि इस किताब के लेखक ने उन बहसों को बहुत दूर तक लेकर गए, और आज जब आपके बीच उस बहस पर बात की जा रही है तो मैं खुश हो रहा हूँ और अपने पुराने दिनों को याद भी कर रहा हूँ कि वो बहसें बिला वजह की नहीं थी, उसकी अपनी वजहें थी। और इस किताब में आ जाने के बाद तो मैं क्या फील कर रहा हूँ ये शायद आप समझ पा रहे होंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले तो कि हमारी तरबियत, हमारी परवरिश ऐसे खित्ते में हुई है जहाँ पर एक एकेडमिक डिस्कोर्स के तौर पर किताबों को पढ़ने का चलन है। एक ख़ास शक्ल में किताबें लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, बाकायदा उनका एक स्टाइल है, कैसे उनको रेफरेंस कैसे देना है किताबों में। रेफरेंस में भी कई तरह के टाइप हैं, और उनकी भाषा कैसे होती है, उनका अंदाज़े बयां क्या होता है, वो एकेडमिक किताबें हैं। हालांकि मैं लिटरेचर का, साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो हमारे यहाँ जनवादी साहित्य होते हैं और साहित्य के और भी कई रूप होते हैं। कबीर का जिक्र मैंने किया, जिन्होंने खुद कहा कि मसी कागज़ है नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मैंने कभी कागज़ या कलम नहीं छुआ, लेकिन हमारे साहित्य के उस हिंदी परिवार में कबीर का मकाम बहुत आला मकाम रखते हैं। बहुत उनके बगैर पूरा भक्ति काल, बल्कि मध्यकाल का परिदृश्य अधूरा है। आधुनिक काल में हम कबीर को याद करते हैं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ एकेडमिक किताबें ख़ास मिजाज, ख़ास तरीके की होती हैं, और जनवादी किताबें एक दूसरे तरीके की होती हैं। जनवादी किताबों में भाषा बहुत अच्छी होती है, बोधगम्यता उनकी खासियत होती है, बहुत सरल सहज अंदाज में लिखी जाती हैं, बहुत आसानी से आप बातों को समझ जाते हैं। एकेडमिक किताबें भी आसान होती हैं, लेकिन उनके लिए जिनको वो ट्रेनिंग मिली होती है, और पढ़ने में जनवादी किताबों जितनी सरल सहज नहीं होती है। हाँ, लेकिन जनवादी किताबों में कमी आपको खलेगी, कमी ऑब्जेक्टिविटी की होगी, वस्तुनिष्ठता की कमी होगी, फैक्ट आपको थोड़े कम मिलेंगे, और फैक्ट कहाँ से लिए गए हैं उसका संदर्भ भी आपको नहीं मिलेगा। एकेडमिक किताब पढ़ेंगे तो आपको पूरा रेफरेंस मिलेगा, बताया जाएगा कि पर किस किताब के किस पन्ने से ये लिया गया है। हाँ, लेकिन ये भी है कि पढ़ते समय एकेडमिक किताबों में थोड़ी दुरूहता आपको नजर आएगी। मैं इस किताब को एक पुल की तरह देखता हूँ। जो फर्क है, जो भेद है एकेडमिक और जनवादी किताबों के बीच में, जनवादी लेखन के बीच में, इस तरह की किताबें उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रही हैं। इस किताब को पढ़ने के दौरान सबसे पहले जो चीज़ मुझे पसंद आई वो है इसकी भाषा, इसका अंदाजे बयां, इसकी स्टोरी टेलिंग, कहने का तरीका, सलीका। ये जनवादी किताबों की खासियत होती है। लेकिन एकेडमिक किताबों में जो रेफरेंस होते हैं, जो डेटा होता है, वो सब इस किताब में शामिल है। ये किताब वो तरीका, हम जैसे स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को एक तरीका भी बताती है
कि आप अपने आंकड़ों को जनवादी तरीके से पेश कर सकते हैं। ये विभाजन जनवादी और एकेडमिक किताबों का ब्लर सा होता हुआ नजर आता है इन किताबों से गुजरने के बाद। तो ये मेरी पहली चीज थी जो मैंने इस किताब के जरिए पाई। दूसरी चीज, अभी लेखक उस पर बात कर रहे थे, वो नंबर के जादू पर बात कर रहे थे। हम जिनको न्यूमेरिक या जो संख्याओं को हम पढ़ते हैं, लिखे हुए चीजों को जो देखते हैं, उसके भीतर जादू शामिल है, ये इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे पता चला। एक कह भर देने से 2, 4, 5, 6 लाख, 8 लाख, करोड़, अरब कह देने से हम उसको उस तरीके से नहीं समझेंगे, लेकिन जब हम उसको जनगणना के संदर्भ में या कि और किसी जरूरी संदर्भ में देखेंगे, तब उन संख्याओं के पीछे, उन नंबर्स के पीछे छिपी हुई जादू से हम रूबरू होते हैं। और मेरा ख्याल है कि किताब के लेखक ने गिनती के जादू को, गणना के जादू को उस जादुई अंदाज में ही रखने की कोशिश की है। अभी मेरे परिवार में एक छोटा सा रिसेप्शन था, तो जिस दिन कार्यक्रम होना था, 4-5 दिन पहले ही ये कार्यक्रम हुआ, तो हमने लड़के वालों से पूछा कि भाई आप लोग कितने लोग आएंगे हमारे घर पर। हमने ये भी पूछा कि उसमें महिलाओं की तादाद कितनी होगी। हमने पूछा कि उसमें बच्चे भी आ रहे हैं, तो बच्चे किस उम्र के बच्चे होंगे। एक कदम आगे बढ़कर हमने पूछा, क्योंकि उनके घर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फिजिकली हैंडीकेप हैं, तो हमने कहा उस तरह के लोग भी आ रहे हैं, तो वो कितने लोग आ रहे हैं। हमने पूछा कि आप किन गाड़ियों से आ रहे हैं और गाड़ियों की तादाद कितनी है, ताकि हम ठीक से इंतजाम कर पाए। हमने ये भी पूछा कि आप सब लोग नॉनवेज खाते हैं। कुछ लोग हैं जो वेज खाते हैं। अच्छा, वेज में भी कुछ ऐसे हैं जिनको लहसुन प्याज नहीं चाहिए। कुछ लोग डायबिटिक थे। तो इस इंतजाम को ठीक से करने के लिए हमने ये सारा जरूरी आंकड़ा उन लोगों से इकट्ठा किया, और हमारा जो घरेलू या पारिवारिक जो छोटा सा प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा हुआ। वो अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि हमने बाकायदा उसकी तैयारी की, और जो डेटा हमें मिला उस डेटा पर हम लोगों ने काम किया। मैं जनगणना के सवाल को इसी तरीके से देखता हूं। एक दूसरा उदाहरण भी मैं दूंगा अपनी जाती जिंदगी से। मैं इसके पहले दिल्ली विधानसभा में नौकरी करता था, और जब मैं दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करके और एक नौकरी में था, फिर जब आपके शहर पटना में मैं आया नौकरी के लिए, तो अपनी किताबों को यहाँ तक लेकर आना था। किताबों को मैंने सेग्रीगेट करना, क्लासिफाई करना शुरू किया, और मैंने अपनी किताबों की गिनती की, बाकायदा गिनती की। मैंने ये भी कहा कि किताबों में ये जो कैटेगरी है वो किस तरह की किताबें। मैंने साहित्य की किताबों को अलग रखा, उसमें भी मैंने बहुत सारी श्रेणियां बनाई कि ये आदि काल की किताबें हैं, ये भक्ति काल की किताबें हैं, ये रीति काल की किताबें हैं, ये आधुनिक काल की किताबें हैं। मैंने कहा कि ये उपन्यास है, ये नाटक है, ये निबंध की किताबें हैं, ये अंग्रेजी साहित्य की किताबें हैं, ये उर्दू साहित्य की किताबें हैं। मैंने राजनीति और इतिहास की किताबों को अलग बक्स में रखा, पत्र पत्रिकाओं को किसी और डब्बे में रखा, कला से जुड़ी हुई किताबें, आर्ट से जुड़ी हुई किताबों को अलग तरीके से रखा, आत्मकथा और जीवनियों को अलग डब्बे में रखा। और उसी बहाने मेरे पास एक लिस्ट बन गई। मेरे स्टडी टेबल पर वो लिस्ट आज भी है। अब मैं बता सकता हूं कि मेरे पास कुल कितनी किताबें हैं और वो किताबें कहां रखी गई हैं। उनमें से कितनी किताबें मेरे दोस्तों ने चोरी कर ली है वो भी मैं बता सकता हूं। मैंने उन किताबों को काट रखा है। जनगणना यही तो है। अगर आसान सरल शब्दों में आप समझे तो और कुछ है नहीं। इसलिए इससे जो डरा जाता है या डराने की कोशिश की जाती है, मेरा ख्याल है कि वो गलत कोशिश है, और या फिर हो सकता है कि उसके पीछे कोई साजिश छिपी हो, या फिर उनके पास ये समझदारी नहीं है कि वो जनगणना को इस सहजता के साथ ले।
तो मैं यही बातें कह रहा था। और जब मैं इस किताब से गुजरता हूँ तो भेड़ों की गिनती से लेखक बात शुरू करता है कि उस चरवाहे के साथ कितनी मुश्किल आती होगी जब गिनती का तरीका ईजाद नहीं किया गया था, वो अपने भेड़ों की गिनती कैसे करता होगा और फिर आखिर में उन भेड़ों को बाड़े में कैसे रखता होगा। इस किताब में हजरत मूसा से लेकर ईसा मसीह, मोहम्मद साहब से बात आगे बढ़ते हुए भारत में जब लेखक दाखिल होता है तो बहुत सारे पुराने हवाले से शाहू जी महाराज, मैसूर का जिक्र आता है। इसमें जिक्र आता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, राजस्थान के उन दो भाइयों का जिन्होंने गजेटियर किस्म का एक पूरा अपने अपने राजवाड़े का पूरा इतिहास तैयार किया। और उन्होंने बाकायदा इस किताब के जरिए लेखक ने बताया कि जनगणना बहुत पुरानी चीज है, ये आज की चीज या अंग्रेजों की देन नहीं है। और खाली हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया भर में जनगणना कराए गए अलग अलग तरीकों, अलग अलग मकसद से। ठीक है, आज की तरह मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना नहीं थी, अपने शासन को दुरुस्त करने के लिए, अपने शासन की पकड़ को मजबूत करने के लिए जनगणना कराए जाते थे। मौर्य साम्राज्य और चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र का जिक्र लेखक ने किया, उन सब बातों को दोहराना पसंद नहीं करूंगा मैं। आगे की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर गणना एक पुरानी चीज है, लेखक ने इसको बहुत कायदे से एस्टैब्लिश किया। दो मिथ को ये किताब तोड़ती नजर आती है और इसलिए मैं लेखक को बधाई देना पसंद करूंगा कि एक बहुत प्रचलित सा मिथ है जिस पर अभी बात भी कर रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव के, जनगणना अंग्रेजों की देन है। इस मिथ को, इस किताब की शुरुआती हिस्सा तो ऐसा लगता है कि इसी मिथ को तोड़ने के लिए लिखा गया है। इस किताब में जो 232 पेज हैं, मैं अगर गलत नहीं हूं तो तकरीबन 70 के आसपास पेज इस मिथ को तोड़ने में लगाए जाते हैं और ये बहुत जरूरी मिथ है ऐसा लगता है। बल्कि मैं उस हिस्से को पढ़ना पसंद करूंगा, हालांकि लेखक ने उसको बोला, उनको याद है, उन्होंने इसको लिखा है, तो लेकिन मैं चूंकि उसको याद नहीं कर पाया हूं, मैं बोल के सुनाता हूं। इस एक पैराग्राफ से वो मिथ धाराशायी हो जाता है, ताश के पत्ते की तरह। आप सुनिए, कुछ लोगों का मानना है कि अंग्रेजों के पहले भारत में कोई जातिवाद नहीं था। जब अंग्रेज भारत आए तो यह देखकर हैरान हो गए कि यहाँ सब इंसान एक समान है, ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा। वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज थी ही नहीं, तो जाति होने का सवाल ही नहीं, वर्ण जैसा कुछ था भी नहीं, तो केवल किताबों में, और वह भी कर्मणा। अंग्रेज भारत के जिस भी हिस्से में जाते वे देखते कि भारत में शूद्र एक वक्त का खाना ब्राह्मणों की थाली में खाते थे, दूसरे वक्त का खाना क्षत्रियों और वैश्यों की थाली में। इस किस्म की बातें लेखक करते हैं। मुझे लगता है कि साहित्य की दुनिया में हम लोग सटायर या व्यंग या कह लीजिए कि साधारण शब्दों में मजाक जिसको कहते हैं, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है और लेखक ने उस टेक्निक का इस्तेमाल करके उस मिथ को या कह लीजिए उस एस्टेब्लिशमेंट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। एक दूसरा एस्टेब्लिशमेंट है, एक दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है जो लेखक ने एक दूसरे पूर्वाग्रह की तरफ अपनी किताब के ज़रिए उस पूर्वाग्रह को भी तोड़ने का काम किया। वो ये कि जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। लेखक कहता है कि हर बार जनगणना में हम धर्मों की गिनती करते हैं। सांप्रदायिकता इसलिए बढ़ रही है कि क्योंकि हम जनगणना में ये पता करते हैं कि अलग अलग धर्म के लोगों को या अलग अलग मजहब को मानने वाले लोगों की तादाद कितनी है। लेखक कहता है हर बार हम भाषाओं की गिनती करते हैं, तो क्या भाषाई लड़ाई जो भारत में है वो जनगणना की देन है, या कि हर बार जनगणना कर भर लेने से इस लड़ाई को आग घी मिल जाता है। तो ये जो तर्क है लेखक का, मेरा ख्याल है कि बहुत मजबूत तर्क है इस बात को साबित करने के लिए कि जनगणना होने भर से जातिवाद बढ़ जाएगा। हम जिस समाज में रह रहे हैं इस बात को कबूल करना चाहिए कि वो जातिवादी समाज है और जनगणना इसको बढ़ाएगा नहीं, बल्कि आपने ठीक उदाहरण दिया है इस किताब में कि जनगणना उस एक्सरे की तरह है।
और ठीक है, उसका इलाज कैसे होगा, पहले एक्सरे तो कराइए, डायग्नोस तो कराइए। इलाज का तरीका क्या होगा उस पर बाद में बात करेंगे। पहले बीमारी क्या है, बीमारी कहां तक फैली है, ये तो पता हो। मुझे हैरानी होती है कि आजाद हिंदुस्तान में ओबीसी के ऊपर इतना कुछ खर्चा किया गया, उसके वेलफेयर के लिए इतना काम किया गया, वो सारा काम अंधेरे में तीर मारना ही तो हुआ। बगैर डेटा के आप क्या कर रहे थे? मैं एक सीनियर को जानता हूं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो इस सभागार में बैठे, उनको खराब लगेगा लेकिन वो समझ पा रहे हैं कि मैं उनका कौन सा उदाहरण दे रहा हूं। उनके पास किताबों की बहुत बड़ी तादाद है, बल्कि बमुश्किल कुछ सालों पहले तक वो बमुश्किल सोने की जगह बना पाते थे अपने घर में। और कई बार तो वो एक ही किताब 4 बार खरीदते थे, क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता था कि ये किताब ऑलरेडी उनके पास है। उनके पास कोई ब्यौरा, कोई लिखित दस्तावेज तैयार नहीं किए थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बगैर डेटा के ओबीसी के वेलफेयर के लिए जो सरकारें काम करती हैं हमारे उस सीनियर की तरह करती आई हैं। आपके पास जब डेटा नहीं है कि आपके पास ऑलरेडी वो किताब है, आप कहां काम कर रहे हैं? बहरहाल शीर्षक पे बात भैया कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं ये बताऊंगा कि ये लोहे की जकड़न बताती है, हमें डॉक्टर अंबेडकर की याद आती है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जाति उस तल्ले के समान है जहाँ पर बहुमंजिला इमारत के उस तल के समान है जिसमें ऊपर नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, सीढ़ी नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि मैं पहला शब्द ही है इस किताब के जाति, उस पर थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ूंगा कि अब हम तो चांद पर पहुंच गए, तुम जातियों की बात कर रहे हो। जैसा कि आज हमारे संचालक महोदय को किसी ने रास्ते में टोका। मैं जो अखबार पढ़ता हूं, एक तरफ उस पर चांद पर पहुंचने का जिक्र है, तो उसी अखबार के आखिर पन्ने पर मेट्रोमोनियल है। हम इस विरोधाभास, इस पैराडॉक्स वाले समय में जी रहे हैं कि एक तरफ तो हमारे चांद पर पहुंचने के किस्से हैं और दूसरी तरफ उसी अखबार में मेट्रोमोनियल का पेज है। उस पेज को पढ़िए, बहुत अश्लील किस्म का वो पेज होता है। उसमें सिर्फ अगर ये कह दिया जाता कि अमुक लड़का या अमुक लड़की की शादी करनी है तो भी बात समझ में आती, वो लड़का या लड़की खुद अपने बारे में बताते। लेकिन उसमें जो जाति का कॉलम है वो बहुत खराब कॉलम है, और ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है। मैं जो अखबार पढ़ता हूँ, मेरे टेबल पर द हिंदू अखबार आता है, इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ता हूँ। ये अखबार तो गांव का साधारण आदमी नहीं पढ़ता है। तो जातिवाद किनके दिमाग में अभी बसा हुआ है और कौन इसको गहराई से फॉलो कर रहे हैं? तो चांद पर जाना और मेट्रोमोनियल का पेज एक ही अखबार में प्रकाशित होना, मेरा ख्याल है कि इस बात को दर्शाता है कि हम किस दौर में जी रहे हैं। देखिए, सब कुछ हम छोड़ देते हैं, लेकिन एक चीज है जो हमारे साथ अटकी रहती है, हम भूल जाते हैं। कई बार हमारा पर्स गुम हो जाता है, हमारा सारा असबाब चोरी हो जाता है ट्रेन में या कहीं और, भूल गया, खत्म हो गया, हम घर से बेघर हो गए। लेकिन एक चीज जो है वो हमारे साथ रहती है और वो है जाति। 7 समंदर पार कई लोग, मैं पिछले दिनों मुझे यूरोप जाने का मौका मिला, एक रिसर्च पेपर को पढ़ने के दरमियान मैं वहां के लोगों से मिला और वो हिंदुस्तानी लोग थे। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये कह रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दिया हूं, वहां हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, महल जैसा घर है, कोई रहने वाला नहीं है और सब कुछ। लेकिन उनकी बातों से जो बू आ रही है वो जातिवाद की बू आ रही है। मैंने उनसे कहा तो नहीं, लेकिन मन में कहा कि आप एक चीज लेकर आए हैं, बहुत शिद्दत से संभाल कर अपने पास रखे हैं, आप सब कुछ हिंदुस्तान में छोड़कर नहीं आए हैं। तो मैं कह रहा था कि हमारा पर्स गुम हो सकता है, हम घर से बेघर हो सकते हैं, लेकिन जाति से हम बेदखल नहीं हो सकते हैं। जाति हमारे साथ, हमारे पुरखे मर गए, दादा दादी सब मर गए, हमारे मम्मी पापा सब मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, लेकिन हमारी जाति नहीं मरेगी, वो जिंदा रहेगी। तो जाति एक ऐसी चीज है, जो ही नहीं लेखक ने इसको जिस फॉन्ट में लिखने की कोशिश किया वो इस्पात लोहे की तरह का कुछ ऐसा डिजाइन बनाया। कई बार लगता है कि सच में इस पे रखा गया है, छूने पर पता चलता है ये तो कागज का है। जनगणना की बात मैं कर रहा था, इसी किताब के हवाले मुझे एक बात पता चली कि जब अंग्रेजों ने जनगणना की शुरुआत की तो बंगाल का, मेरा ख्याल है बंगाल का कोई इलाका है या शायद उड़ीसा का कोई इलाका है,
जहां पर उन्हें पता चला कि ये औरतों की संख्या कम क्यों है, लड़कियों की तादाद लड़कों के मुकाबले कम क्यों है। उन्होंने पता लगाने की कोशिश की तो पता चला यहाँ तो लड़कियों को मारा जा रहा है, भ्रूण हत्या किया जा रहा है, इसलिए लड़कियों की तादाद कम हो रही है। तो जनगणना सिर्फ आरक्षण का जरिया नहीं है। हम बार बार जनगणना को आरक्षण के साथ जोड़ देते हैं। ये किताब इस मिथ को भी तोड़ने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अगर उस इलाके में जनगणना नहीं हुई होती तो ये पता कैसे चलता कि यहां जेंडर इनइक्वालिटी है, नंबर्स के मामले में औरतों की तादाद पुरुषों के मुकाबले कम है, और कम है तो फिर क्यों कम है, उस पर काम किया जाए। इसमें तो कोई आरक्षण का मसला नहीं है। तो ये जो जनगणना का मामला है, कई बार इस किताब की कई जगहों पर आपको 3 शब्द मिलेंगे, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक। मुझे लगता है कि जनगणना सही मामले में केवल तादाद भर नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक जनगणना का तरीका है कि पीछे बैठे वो जो युवा साथी हैं उनका वो जनगणना के रजिस्टर में इस तरीके से रजिस्टर हो कि मैं बिहार का एक युवा हूं या कि इस जिले का एक युवा हूं। ये अधूरी जनगणना है। जनगणना के कॉलम में ये लिखा जाता है कि मैं एक पीजी किया हुआ या कि बीए का या कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट युवा हूं और बेरोजगार युवा हूं। जब ये कहेंगे कि मेरे घर में कंप्यूटर नहीं है, मेरे घर में दोपहिया वाहन भी नहीं है, तो जनगणना में एक और तथ्य जुड़ गया। और जिसकी मांग ये किताब कर रही है, और अभी हमारी सरकार ने ये नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। अगर वो कॉलम भी ऐड हो जाता है तो ये युवा कहेंगे मैं फलाने जाति से आता हूँ, तब जाके ये आंकड़ा मुकम्मल होगा, तब जाके हिंदुस्तान की असली तस्वीर हमारे सामने आएगी। मैं ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ, लेकिन बस 2-1 बातों की इजाज़त लेकर अपनी बात ख़त्म करूँगा कि देखिए, गलती दोनों तरफ करते हैं आरक्षण के मसले पर। जनगणना, जाति जनगणना के जो मुखालिफ लोग हैं वो लोग भी इसको आरक्षण से ही जोड़ते हैं, और जो लोग इसके समर्थक हैं वो भी कहीं ना कहीं इसको आरक्षण से ही जोड़ते हैं। जबकि मेरा ख्याल है ये एकांगी सोच है, और इस पर कायदे से, खुले मन से, जिसकी बात मैं कह रहा हूँ, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थितियों के हवाले बात की जानी चाहिए। और अगर बात मैं करूँ तो जमात शब्द का जिक्र है, मैं वो 4 नाम इस मंच से लेना पसंद करूंगा। इस किताब के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक हिस्सा वो है, और मैं पढ़ा तो मैं सच कहूँ तो थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो गया, और मुझे अच्छा लगा कि लेखक ने उन हिस्सों को अपनी किताब में जोड़ा है। एक सेकंड, मैंने पेज 143, हाँ मैं निकाल दिया, ठीक है, 143 निकल गया। नाम मैं बोल रहा हूँ: शिव बली राम, धर्मराज राम, कमलेश राम, राम प्यारे राम। ये चारों लोग दलित समाज से आने वाले लोग हैं, और इन लोगों ने अपनी शहादत इसलिए दी कि मंडल कमीशन लागू हो। मंडल कमीशन जो ओबीसी आरक्षण की बात करता है। तो जो लोग जातियों के बीच जमात ना बने, एका ना कायम हो, साजिश करते हैं, ये 4 नाम अपने ख्याल में रखें, अपने जहन में रखें कि ये 4 लोगों ने शहादत दी। और यही क्यों? रामविलास पासवान जी के कामों से ना इत्तेफाकी हो सकती है कई कामों से, लेकिन रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने ओबीसी आरक्षण की बड़ी मजबूत लड़ाई लड़ी है। मैं ओबीसी नेताओं का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आप कह सकते हैं ये तो उनके वर्ग की बात है, वर्गीय हितों की बात है, लेकिन इसमें कांसीराम क्यों लड़ाई लड़ रहे थे? लड़ाई केवल कांसीराम नहीं लड़ रहे थे, लड़ाई केवल रामविलास पासवान या ये 4 दलित साथी नहीं लड़ रहे थे। पूरे देश भर में दलितों ने, दलित समाज के लोगों ने ओबीसी आरक्षण को लागू करने की खूनी लड़ाई लड़ी है। कई लोगों ने शहादत दी है। इस मंच से मैं उनको सलाम पेश करता हूं और उनको याद करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर को अक्सर एक खास तबके का नेता बताया जाता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर, मैंने एक लेख लिखा, नारीवादी डॉक्टर अंबेडकर, वो औरतों के नेता हैं। वो उन तमाम उत्पीड़ितों के नेता हैं जिनको छला गया है। डॉक्टर अंबेडकर जिन सवालों की वजह से इस्तीफा देते हैं पहले कानून मंत्री के तौर पर, उनमें एक सवाल ओबीसी का सवाल भी है।
पहला पिछड़ा आयोग नहीं बना है, इस बात से वो खफा थे और अपने भाषण, अपने लेख में वो इस बात का जिक्र करते हैं, इसलिए भी इस्तीफा देते हैं। मुझे लगता है कि देश के पिछड़ा वर्ग के लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि उनके नेता डॉक्टर अंबेडकर, कई लोग उनको अपना नेता भी नहीं मानते हैं, उनके लिए शायद ये तथ्य काम आए। आपकी किताब के जरिए उस तथ्य को लोग पढ़े। आखिरी बात के मुझे लगता है कि जाति जनगणना का सवाल राष्ट्र निर्माण का सवाल है, नेशन बिल्डिंग का सवाल है, और हम जिस मुल्क के बाशिंदे हैं वो मुल्क बनता हुआ मुल्क है, बनता हुआ राष्ट्र है। अभी हम मुकम्मल तौर पर नहीं बन पाए। अर्नेस्ट रेनॉन का जिक्र मैं करूंगा, एक फ्रेंच इतिहासकार हैं, फिलोसोफर हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क एक साझा विचार है। राजनीति विज्ञान की किताब में पढ़ाया जा सकता है कि मुल्क के लिए एक जमीन का होना जरूरी है, जमीन से ज्यादा जरूरी एक विचार का होना जरूरी है। विचार ये कि आपके दुख में हम शरीक हैं। सुख में तो सब लोग शरीक होते हैं। जब मुल्क का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के दुख में शरीक होता है तब वो देश बनता है, और हम शायद उस प्रक्रिया में हैं। जाति जनगणना उस प्रक्रिया को तेज करने वाली प्रक्रिया है, और मेरा ख्याल है कि शायद हम एक ऐसा मुल्क बन पाए। और अभी फरवरी का महीना गया, बहुत सारा कुछ लिखा गया कि इसको मोहब्बत का महीना, इश्क का महीना, और क्या क्या लोग लिखते और पढ़ते। पूरी दुनिया में फरवरी को इसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। कई लोगों ने ये भी लिखा कि क्यों ना हम इस दिन हम वतन से मोहब्बत करें, मुल्क से मोहब्बत करें। तो मैं पढ़ रहा था जब इस किताब को, तो मुझे लगा कि जो लोग अपने मुल्क से, अपने वतन से इश्क करते हैं वो जाति जनगणना के समर्थन में रहे होंगे, क्योंकि जाति जनगणना इस देश को खूबसूरत बनाने का नाम है। जाति जनगणना इस देश को मुकम्मल करने का नाम है। जाति जनगणना हकदारी की बात है। जाति जनगणना हकमारी के खिलाफ है। और जाति जनगणना पर मुझे अपने महबूब कबीर की बात याद आती है कि कबीर प्रेम के बारे में कहते हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का खाला का नहीं, राजा प्रजा जेही रुचि शीश दे ले जाए। तो जो लोग कहते हैं कि हम देश से मोहब्बत करते हैं, उसे कबीर की ये बात याद रखनी चाहिए। देश से मोहब्बत करना बहुत मुश्किल काम है। कई बार आपको अपने हितों को बलि चढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर आप अपने देश से मोहब्बत साबित कर पाएंगे। बहुत आसान तरीके से देशभक्ति का जो सबूत मांगा जाता है, बहुत मुझे लगता है कि वो बिला वजह का है। और फिर अपनी बात को मैं इस किताब को, जैसे एक आलोचना में एक शब्द होता है मूल्य निर्धारण। आलोचक की जिम्मेदारी होती है कि इस मूल्य मतलब कीमत वाले सेंस में नहीं कि ये किताब कहाँ है, कहाँ रखते हैं आप इस किताब को, इसकी जगह क्या है। तो क्रिस्टोफ जेफरी लॉर्ड का जिक्र भी है इस किताब में, और उनकी किताब है इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन। बहुत कमाल की किताब है, और ख़ास तौर पर जो भारत में, हाँ बस बाइंड अप ही कर रहा हूँ, भारत में जो ये क्रांति हुई है जिसको मूक क्रांति कहा जाता है, और जो जातीय संघर्ष हुए हैं उसको वो किताब दर्ज करती है। ये किताब उसी श्रेणी की किताब है, क्रिस्टोफ की किताब इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन की श्रेणी की किताब है, जिसमें केवल जनगणना की बात नहीं है। मुझे खुशी है कि पहली बार मैंने अर्जक संघ के बारे में इतने कायदे से पढ़ा, त्रिवेणी संघ के बारे में, बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, और भी तमाम बातें। पहली बार जगदेव बाबू के काम को ये किताब बहुत डिटेल के साथ दर्ज करती है। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के काम को बहुत कायदे से दर्ज करती है। जिन जातियों में आज लड़ाई लगाई जाती है, खासतौर पर बिहार में, उन जातियों के पुरखों के बीच कैसी एका थी, इस किताब को पढ़कर जाना जा सकता है। तो मैं इस किताब को केवल जाति जनगणना की किताब नहीं मानूंगा, मैं इस किताब को इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन की तरह एक ज़रूरी किताब मानूंगा उत्तर भारत को, बल्कि मैं कहूँगा पूरे भारत को समझने के लिए। दक्षिण भारत के संदर्भ कम है, लेकिन फिर भी ये एक मुकम्मल किताब है जिससे हम आज़ादी के पहले से लेकर आज तक के सामाजिक इतिहास को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस एक बात के साथ अपनी बात मैं ख़त्म करूँगा कि आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई है, वो अंग्रेज़ों से आज़ादी हमें मिल गई, लेकिन अभी भी कई मोर्चों पर संघर्ष जारी है। पता नहीं उन संघर्षों का 15 अगस्त 1947 कब आएगा, लेकिन एक उम्मीद है कि वो सुबह हम देखेंगे, और इस उम्मीद में कि वो सुबह कभी तो आएगी
इन काली सदियों के सर से जब रात का अंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। अपने महबूब शायर की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को मैं विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।